आज हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बारे में। एक और डीएसपी अपने धारे की भेंट चढ़ गया। अगर कोई पीएसपी अफसर को इस तरीके से गोली लग जाती और उसके मुहाफिज जो हैं उसे ये छोड़ के चले जाते, खानदान को दबाव बर्बाद कर दिया जाता, उनकी गिरफ्तारियां हो जाती, गद्दारी तक के मुकदमे उन पर बन जाते। इसको छोड़ के जाने वाले मुहाफिजों से कोई पूछगछ हुई, कोई इंक्वायरी हुई? कुछ भी नहीं। तो पुलिस अफसरान है, वो ये बताते हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा जो है तो उसकी इलाज मुआलजे पे हो चुका। 14 महीने तकरीबन कभी किस अस्पताल में दाखिल होता था तो कभी उसको दूसरे अस्पताल ले जाया जाता। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए। डीआईजी था उस वक्त, उसे भी छोड़ दें। एडिशनल आईजी था, आईजी साहब गुलाम नबी मेमन थे। एक डीएसपी की अयादत को कोई नहीं पहुंचा। आप दावे करते हैं कि हम पुलिस का मोराल बुलंद करेंगे, ये मोराल बुलंद करेंगे आप? रैंकर्स को हमेशा क्यों इस कैटेगरी में नहीं लिया जाता, चाहे वो एसएसपी भी बन जाए? रैंकर्स और पीएसपी की आपस में जंग रही है, पोस्टिंग नहीं लेने देते ही। आपके एसपीज जो हैं 6-6 महीने 7-7 महीने उनकी रिटायरमेंट में रह गए, और जो एएसपीज आए हुए हैं उन्हें आपने सब डिवीज़न देकर और चार्ज दे दिए एसपी से। आपको अगर 10 साल हो जाते हैं तो जो नया आएगा उसको आप पे फौकियत दे दी जाए, जितना भी टैलेंट हो, लेकिन जो तजुर्बा आपके पास है वो उसके पास नहीं होगा। अब आपको क्या लगता है एहसन जुल्फ़िकार की फैमिली को कुछ दिया जाएगा? उसके जीते जी कोई नहीं गया, लेकिन मरने के बाद कम से कम दावे भी किए गए, वादे भी किए गए। अब देखते हैं शहीद कब तक डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि यह इसका हक है। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बारे में। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जब मुस्तफ़ा लापता हुआ था, उसके बाद एवीसीसी पुलिस ने 8 फरवरी 2025 को डिफेंस में एक बंगला जो था, किला नुमा वो बंगला था, उस पर छापा मारा था, वहां से मुस्तफ़ा आमिर को बाजियाब करवाने के लिए। लेकिन अरमगान ने सामने से फायरिंग करके, वहाँ एक डीएसपी थे, उनको जख्मी कर दिया था। उनके साथ एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। डीएसपी का नाम था सैयद एहसन जुल्फ़िकार साहब। वो ज़ख्मी हुए, उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट हो गए। कल उनका इंतकाल हो गया है। इलाज उनका चलता रहा, निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो कल इंतकाल कर गए। उनके साथ क्या-क्या मामलात पेश आए और वो कब से ज़ख्मी थे, उसके बाद पुलिस जो इदारा है हमारा, उसने उनका कितना साथ दिया, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं समीर कुरैशी साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। एक और डीएसपी अपने धारे की भेंट चढ़ गया। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एहसन जुल्फ़िकार अपने महकमा पुलिस की बेहिसी की जो है वो भेंट चढ़ गया। एक साफ सुथरा जिसे कह सकते हैं डीएसपी था, बेदाग माजी था जिसका। न कभी उसका नाम कोई गुटखा मावा में सुना होगा कि उसकी सरपरस्ती करता है, ना कभी उसका नाम किसी मुनशियात की फरोख्त में सुना होगा। एक साफ सुथरा डीएसपी, यानी पुलिस का एक अच्छा चेहरा, लेकिन वो पुलिस की बेहिसी की भेंट चढ़ी। सर, जब ये वाक़या पेश आई, पहले ज़ख्मी कैसे हुए थे? देखें, ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो हुआ था, उसके बाद पुलिस छानबीन करती रही। शायद गिजरी पुलिस के पास इसका केस था। उसके बाद उनकी लोकेशन ट्रेस हुई तो ये केस अगवा का हुआ। अगवा के बाद उसकी अपना एवीसीसी के अंदर ये केस ट्रांसफ़र हो गया। जब एवीसीसी में हुआ तो फिर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो इस बंगले की लोकेशन आई जहाँ अरमगान जो था वो रिहाइश पजीर था। उसका किला नुमा बंगला था, और उसमें एसएसपी जो एवीसीसी से अनिल हैदर, वो और ये डीएसपी एवीसीसी से एहसन जुल्फ़िकार, ये गए वहाँ पर। इन्होंने अपनी पुलिस पार्टी के हमरा बंगले के ऊपर रेड मारी। जब बंगले के अंदर दाखिल हुए तो उस टाइम अरमगान ने सब कुछ समेटना शुरू कर दिया था। उसने ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग के नतीजे में डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार था, वो गोली लगने से ज़ख्मी हो गया। गोली उसकी टांग पे लगी थी, और उसके बाद उसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी आई थी, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, जिसमें उसके साथी पुलिस एहलकार उसे छोड़कर फरार हो गए। अंदर से वो क्रॉलिंग करता करता वो बाहर आया है, और उसके साथ एक शायद इकबाल था पुलिस एहलकार जिसे गोली लगी थी, लेकिन ये अकेला रह गया था। फायरिंग का सामना हो रहा था, और
ये क्रॉलिंग करता हुआ अपनी टांग पर रगड़ता हुआ घिस घिस के और वो बाहर पहुंचा किसी तरीके से। अगर आप सोचें कि ये डीएसपी था और अगर कोई पीएसपी अफसर को इस तरीके से गोली लग जाती और उसके मुहाफिज जो हैं उसे ये छोड़ के चले जाते, तो आप सोचें क्या होता उनके साथ। उनको पुलिस से क्या फारिग कर दिया जाता, उनके गिरफ्तारी होती। खानदान को दबाव बर्बाद कर दिया जाता, उनकी गिरफ्तारियां हो जाती। दूसरा कोई पता नहीं है, पीएसपी को छोड़ के गए, गद्दारी तक के मुकदमे उन पर बन जाते कि भाई ये कैसे छोड़ के चले गए, ये तो गद्दार है। यानी ये पीएसपी और आपको रैंकर का फर्क बता रहा हूं मैं बीच में। इसको छोड़ के जाने वाले मुहाफिजों से कोई पूछगछ हुई, कोई इंक्वायरी हुई, किसी ने जवाब लिया, किसी ने पूछा, कोई सस्पेंशन हुई? कुछ भी नहीं। यानी पुलिस के अंदर वाज़े तौर पर दो तबकात सामने आ रहे हैं, एक पीएसपी, एक रैंकर तबका। तो सर रैंकर तबके के साथ ये क्या किया जा रहा है? ये ज़ख्मी हुए उसके बाद अस्पताल एडमिट में आई थिंक निजी अस्पताल डाल। ये एहसन जुल्फ़िकार 90 के बैच का था। 90 में एएसआई भर्ती हुआ। उसके बाद उसने सिंध पुलिस को 36 साल दिए अपने। 36 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 36 साल देने के बाद ये जब जख्मी होता है, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए। क्यों इनका जो एसएसपी एवीसीसी था अनिल हैदर, उसको भी छोड़ दें। डीआईजी था उस वक्त का, उसे भी छोड़ दें। एडिशनल आईजी था, आईजी साहब गुलाम नबी मेमन थे। कोई अफसर अयादत कोई चला जाता है यार, डीएसपी है। एक डीएसपी की अयादत को कोई नहीं पहुंचा। आप दावे करते हैं कि हम पुलिस का मोराल बुलंद करेंगे। ये मोराल बुलंद करेंगे आप? इससे तो पुलिस अफसरान में बदएतमादी की फिजा कायम होगी। इनके साथ कोई पुलिस का अफसर खड़ा नहीं रहा सिवाय इनके बैचमेट्स की, जो डीएसपी थे। इनके दोस्त कुछ रिटायर हो गए थे, कुछ अभी भी हाजिर सर्विस हैं, वो इसके साथ खड़े रहे, इसका हाल चाल पूछते रहे। 14 महीने तकरीबन वो इसी कंडीशन में रहा। कभी किस अस्पताल में दाखिल होता था तो वहाँ से जब निकलता तो 15 लाख बिल होता। फिर कभी उसको दूसरे अस्पताल ले जाया जाता, क्योंकि उसको जो जख्म लगा था ना, उसमें इन्फेक्शन हो गया। इसी दौरान ही 1-1.5 महीने में वो उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया, वो रिटायर भी हो गया। अच्छा। हाँ, रिटायर भी हो गया। फिर किसी अस्पताल जाता तो 40 लाख का बिल बनता, 45 लाख का बिल बनता। तकरीबन इसके करीबी ज़राए जो एहसन जुल्फ़िकार के हैं, उनकी फैमिली के, जो पुलिस अफसरान हैं, वो ये बताते हैं कि 1.5 करोड़ से ज़ायद का खर्चा जो है वो इसके इलाज मुआलजे पे हो चुका है। वो किसने किया? इनके घर वालों। पुलिस की जानिब से कोई 10-20 लाख रुपया मिल गया होगा, जो मिलता है। कोई स्पेशल केस नहीं बना के भेजा गया, 10-20 लाख रुपया दे दिया। 1.5 करोड़ रुपया। उसका बेटा एहसन जुल्फ़िकार का प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, बाकी बेटियां हैं। ये 1.5 करोड़ खर्चा इसने कैसे किया होगा, किस तरह किया होगा? सबसे बड़ी बात है, रिटायरमेंट तो दूर की बात है, इसको जब ये हाजिर सर्विस था जख्मी, तो उसको नहीं पूछा गया, ऊपर से रिटायर हो गया। वो कहते हैं ना कि रिटायर को तो घर में भी कोई नहीं पूछता, तो वो रिटायर हो गया। अब घर वाले इसके पीछे लगे रहे, यहाँ इलाज कराओ, वहाँ इलाज कराओ, इधर इलाज कराओ। उसूलन तो महकमे के अंदर 36 साल उसने तुम्हें दिए और तुम्हारे पुलिस मुकाबले में जख्मी हुआ है। और जख्मी होने के बाद आपका फ़र्ज़ बनता था कि उसे घर से उठाएं, अस्पताल तक ले जाएं, अस्पताल से उठाएं, घर लेके आएं। ये सारा पुलिस खर्चा महकमा है, राजा। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन पुलिस में सिर्फ दावे ही दावे नज़र आते हैं, दावे ही दावे नज़र आते हैं, कोई प्रैक्टिकल काम नज़र नहीं आता। इस वक्त देखें तो पुलिस व्हाट्सएप ग्रुपों तक महदूद हो गई है। सिर्फ कहीं पॉइंट मी लगा लो, कहीं अंगूठे लगा लो, कहीं हाजिरियां लगा लो। इसके अलावा पुलिस अब आगे रही नहीं। यहाँ इसको अब इसके जीते जी तो कोई भी नहीं आया। सर ये तो सीधा केस, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ऑन ड्यूटी और रेड के अंदर जख्मी हुए, उसके बाद
इनके फैमिली का खर्चा करना तो बनता ही नहीं है। नहीं, हमें तो ये एक बताया जाता है। हो सकता है कोई लिमिट हो इसमें। कुछ माजी में मैंने देखा है कि चंद डीआईजीज जो हैं बीमार हुए अगर मुख्तलिफ औकात के अंदर, तो उनके खर्चे को 3-4 करोड़ रुपए से ऊपर हो गए थे। तो उसमें पुलिस की जानिब से स्पेशल केस बन के जाता है वज़ीर आला सिंध को, और फिर वज़ीर आला सिंध अप्रूवल देते हैं, तो उसमें कुछ 2-2.5 करोड़ रुपया दे दिया जाता है कुछ इस तरीके से उसमें सैंक्शन होने के बाद। लेकिन इसके लिए तो कोई कोई मिलने नहीं गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि सितम ज़रीफ़ी आप हालात की देखें कि उससे कोई मिलने नहीं गया वहाँ पे। तो जब मिलने ही नहीं गया तो केस कौन भेजेगा? इनके अपने अफ़सरान जिस शोबे में ये था, एवीसीसी में, सीआईए में, उसके अपने अफ़सरान उससे मिलने नहीं गए, यानी लाताल्लुक़ से हो गए, बेयारो मददगार लावारिस अस्पताल में छोड़ दिया गया। और बाद में अब उसके जीते जी तो कोई भी ना पहुंचा, लेकिन उसके जनाजे में कम अज कम आईजी सिंध जावेद ओडो, साबिक आईजी सिंध इकबाल महमूद, एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान समेत दीगर अफसरान पहुंचे। और वहाँ आईजी सिंध ने ये भी कहा कि मैं कमेटी कायम करूँगा, और कमेटी एक शहीद के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो कि तो शहीद शहीद तो डिक्लेयर है ना। करना पड़ता है उसे। तो उसके लिए वो शवाहिद का जायज़ा लेंगे कि आया कि नहीं शहीद डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए, और उस हिसाब से। लेकिन उन्होंने कहा कि शहीद इतने अरसा बीमार है और मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं और तफ्तीश भी हो रही है, अब तो वो जेल में अदालत के अंदर वो चल रहा है। तो इनको शहीद की तमाम मराद जो होती हैं वो उनकी फैमिली को दिलवाएंगे। लेकिन बात तो ये है कि फिर वही मैं आपसे कहूँगा कि दावे और वादे तो बहुत होते हैं, नज़र कुछ नहीं आता। अब ये वादा देखें इनका कब तक वफ़ा होता है, वरना उसूलन तो ये करना चाहिए था कि डीआईजी इस वक्त सीआईए के हैं मुक़द्दस हैदर, उन्हें करना चाहिए था। देखें ये जब ज़ख्मी हुआ इस वाक़ये के बाद से, उसके बाद ये अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सका, अस्पताल अस्पताल बस। नहीं खड़ा हो सका। उसी में इन्फेक्शन हुआ, उसी पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हुआ। तो अब सप्लीमेंट्री चालान के अंदर उसको 302 करके और इसी केस में अरमगान को मुलजिम कर दें कि अच्छा सर, ये है, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, ज़ख्मी होने की एफआईआर हुई भी है? हुई है, उसमें अलग ज़िक्र से था। केस हाँ, है? हाँ। उसी को सप्लीमेंट्री चालान करें, उसी में इसको मुलजिम करें और इसको शहीद डिक्लेयर करें, क्योंकि उसी ज़ख्म के अंदर ये गया ना। तो इसको शहीद डिक्लेयर करना चाहिए, घर वालों को मराद देनी चाहिए, जब सकून आएगा। वरना यही एक बात है, तमाम खामोशियाँ हैं, और वरना यही होगा कि 36 साल पुलिस डिपार्टमेंट को देने वाले के लिए उसका यही अंजाम होना है। तो आगे जो आपकी फ़ोर्स आ रही है, जो आगे वाले हैं, उनके ऊपर आपका क्या मैसेज जाता है? वो आपके लिए जाने क्यों दें? जब एक डीएसपी का हाल ऐसा हो गया कि 14 महीने आपने उससे पूछा ही नहीं। अफ़सर। डीएसपी गज़ेटेड अफ़सर 17 ग्रेड। सर वजह क्या है? हमने ख़ास तौर पे सिंध पुलिस के अंदर ये चीज़ बड़ी देखी है, रैंकर वर्सेस हमेशा पीएसपी ऑफिसर्स रहते हैं। रैंकर्स को हमेशा क्यों इस कैटेगरी में नहीं लिया जाता, चाहे वो एसएसपी भी बन जाए? ये सीएसएस करके आते हैं, पीएसपी अफ़सरान कहलाते हैं, ये अपने आप को अपर समझते हैं। हमारा स्टेटस थोड़ा-सा अपर है, ये रैंकर हैं। इनको हमेशा आप ये देखें कि ये रैंकर्स और पीएसपी की आपस में जंग रही है। पोस्टिंग नहीं लेने देते ये किसी रैंकर को। आप देख लें, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। आपके एसपीज़ जो हैं, वो कितने जो हैं, वो वेट फॉर पोस्टिंग, कि अब 6-6 महीने, 7-7 महीने उनकी रिटायरमेंट में रह गए हैं, पोस्टिंग नहीं मिल रही। और जो एएसपीज़ आए हुए हैं, उन्हें आपने सब डिवीज़न देकर और चार्ज दे दिए एसपीज़ के। सर अंडर ट्रेनिंग भी यूटीज़ भी बहुत हैं। अब तो यूटीज़ नहीं है, अब तो हो गई हैं उनकी ट्रेनिंग्स, लेकिन एएसपी को आपने एसपी का चार्ज देके बिठा दिया है और इनको चार्ज दे दिए। माज़ी में तो एक हाई कोर्ट में भी केस हुआ था कि तमाम एसपीज़ जो हैं गधों पे बैठे हैं और एएसपीज़ को जो है वो एसपीज़ के चार्ज देके बिठाया हुआ है। उसमें हाई कोर्ट में समाअत हुई,
तमाम चीज़ें हुई, लेकिन सिंध पुलिस है, उन्होंने कोर्ट को भी मामूँ बना दिया। उन्होंने कोर्ट में जमा कराया कि इस वक्त, क्योंकि वाज़ेह तौर पे फैसला दिया था जज ने कि अगर एएसपीज़ बैठे होंगे तो इन्होंने जितना पेट्रोल का खर्चा किया है, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं, जो कुछ है, सब चीज़ें उन्हें वापस करनी पड़ेंगी, वो खर्चा भी वापस देना पड़ेगा। इन्होंने अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई कि हमने तमाम एएसपीज़ को हटा दिया, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स थे। तमाम एएसपीज़ अपनी-अपनी सीटों पर मौजूद हैं। सर डीएसपीज भी अब तो डीएसपीज़ भी हैं, उसमें वही डीएसपीज़ और एएसपीज़ की बात हुई थी कि बिल्कुल डीएसपीज़ और एएसपीज़ को, जबकि वो हक तो देखें ना, नीचे से ऊपर आया। रैंक आप मुझे बताएं, एक पुलिस फोर्स में, मैं आपसे एक बात करता हूं कि आप एक साफ़ी हैं, आपको अगर 10 साल हो जाते हैं तो जो नया आएगा उसको आप पे फौकियत दे दी जाए तो चलें, जितना भी टैलेंट हो, लेकिन जो तजुर्बा आपके पास है वो उसके पास नहीं होगा, ग्राउंड का उसके पास नहीं होगा। यहाँ जो नीचे से एसपी आया है एएसआई से होके, तो उसे तकरीबन कोई 37-38 साल हो गए होंगे, 40 साल हो गए होंगे नौकरी करते हुए। उसने सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार सारे मौसम देखे उसने, पुलिस मुकाबले उसने देखे, तजुर्बा उससे ज़्यादा आप कहीं कर नहीं सकते, तफ्तीश में उससे आगे बढ़ नहीं सकते। बहुत से कम होंगे जिनकी तफ्तीश बहुत अच्छी होगी, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें तफ्तीश का अलिफ बे भी नहीं आता, इतनी ऊपर सीटों पे पहुँच गए। लेकिन इस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट के उनको इग्नोर कर रहे हैं अफसरान को, ये पीएसपी और रैंकर्स का फ़र्क है, तो बर्दाश्त नहीं है। बाज़ औक़ात तो, अब तो ख़ैर मैंने नहीं, माज़ी की बात बता रहा हूँ कि पीएसपी रैंकर्स के बराबर में बैठना पसंद नहीं करते थे मीटिंग्स के अंदर। सर ये क्या बस फौकियत ये है। एक साबिक कुछ आईजीज़ थे, उन्होंने इसको बड़ा वो लिया कि ये रैंकर्स हैं। यानी जिस तरह हिंदुओं में नहीं है ब्राह्मण और शूद्र और इस तरीके की कहानियां होती थी, ऐसे समझा जाता था। अब तो खैर बहुत चेंज आया है, लेकिन पीएसपी रैंकर का फर्क वही है। चेंज ये आया कि अब तो दोस्तियां भी हैं, ये भी है, वो भी है। चेंज ये आया है, बैठना भी पसंद कर लेते हैं। उस टाइम पे तो ये होता था, मैं उन आईजीज के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि इस चिंगारी में जो है ना, वो उसी वक्त आग भड़की थी, और ये पीएसपी और रैंकर्स। सर अब आपको क्या लगता है एहसन जुल्फ़िकार की फैमिली को कुछ दिया जाएगा? देखें, वादा दावा सब किया गया, मीडिया से बातचीत की है कल जनाजे के बाद इन्होंने। पहले तो मुझे खुशी ये हुई कि उसके जीते जी कोई नहीं गया, लेकिन मरने के बाद कम से कम सर वो भी मीडिया की जानिब से हाइप क्रिएट की वो गई। बस पहुंच गए, और दावे भी किए गए, वादे भी किए गए। अब देखते हैं शहीद कब तक डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि यह इसका हक है। सर वरना तो पुलिस आपकी वैसे ही डाउन है, उसका मोराल वैसे ही डाउन है। खत्म हो चुका है पुलिस को। अब ये जावेद ओडो आए, माजी के अंदर पुलिस को गुटका मावा, स्पेशल ब्रांच को पुलिस के पीछे, पुलिस को गुटके मावे के पीछे ये लगाया हुआ था। आपके शहर में चर्च बिक रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, गुटके मावा न बिके। आपके यहाँ पर आइस क्रिस्टल कितनी आम हो चुकी है इस शहर के अंदर, लेकिन पुलिस गुटका मावा के पीछे लगी हुई थी। सर वो, बाकी लगी हुई थी। हाँ, वो उसके लगने का फ़ायदा क्या हुआ? उसके लगने का फ़ायदा ये हुआ कि जो 50 रुपए की गुटखे की पैकेट मिलता था, वो आज 250 रुपए का पैकेट मिलता है, जिसमें से वो पुलिस को भी पूरा करेंगे, अपना भी पेट पालेंगे, और पुलिस के अलावा भी 10 हैं जिन्हें वो देना पड़ता है। तो बात ये है कि पुलिसिंग जो है, अब जावेद ओडो आए हैं, अच्छे अफ़सर हैं, बहुत अच्छे अफ़सर। इनको चाहिए, जब ये एहसन जुल्फ़िकार ज़ख्मी हुआ था, उसी दौरान ये रिटायर हो गया 1 डेढ़ महीने में, उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया था। तो उस वक़्त एडिशनल आईजी कराची जावेद ओडो थे। अब वो मिलने गए, नहीं गए, वो एक अलहदा मसला है, लेकिन उन्होंने इसकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कागज़ात, और वो केपीओ से। हाँ, वो सीपीओ भिजवा दी। सीपीओ में वो रुक गए कागज़, अभी भी रुके हुए हैं। अब प्रोग्राम जो अभी हो रहा है, जब तक रुका हुआ है मामला। तो अब जावेद ओडो को चाहिए, जब उन्होंने वहाँ से क्लियर किया था, तो यहाँ से भी इनको क्लियर कर देना चाहिए। वरना आपको पता है कि क्लर्क जो होते हैं, सर
ये भी एक अलग माफिया है सर। ये किलर जो है ये बड़ी मुश्किलों से चक्कर खिला के ये एसएसपी डीआईजीज को नहीं छोड़ते। तो ये तो शहीद एहसन जुल्फिकार है, लेकिन आईजी साहब को चाहिए कि पर्सनल इंटरेस्ट लें। आईजी साहब जावेद ओडो साहब बहुत पर्सनली बहुत अच्छे नफीस इंसान है। डीआईजी हेडक्वार्टर मजहर नवाज शेख, इनको चाहिए ये पर्सनल इंटरेस्ट लें। वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट ले, तो जाके एहसन जुल्फिकार का मसला हल होगा। लेकिन ये भी ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में हो जाएगा, ये भी होते होते 2 महीने लग जाएंगे इसको, अल्लाह क्योंकि करे यहाँ हो से जाए। कागज़ होंगे, एजी सिंध जाएंगे, फिर आएंगे, फिर पेंशन बनेगी, फिर तमाम चीज़ें वाजिबात की अदायगी, ये बड़े मामला थे। क्योंकि इस वक्त इनका 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, पैसा भी चाहिए। मैंने आपको कहा ना बेदाग माजी वाला आदमी था ये, ना नोट कमाया। ना इसने देखें कमाए भी होंगे नोट, ये नहीं कहता मैंने नहीं कमाए होंगे, लेकिन इस तरीके से खर्चा हो जाए, लेकिन बुरा पैसा इसने नहीं कमाया। साथ में मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको बहुत पुराना जानता हूँ, हमारे भाइयों की तरह था। बहुत बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी साहब। नाज़रीन, ये थे समीर कुरैशी साहब, इन्होंने बताया कि एहसन जुल्फ़िकार के साथ क्या क्या मामलात हुए और उनकी रिटायरमेंट भी ज़ख्मी होने के दौरान ही आ गई, जिसके बाद उनके इतने खर्चे हो गए। अब मुतालबा यही किया जाता है, सिंध पुलिस के जो आईजी सिंध हैं उनसे भी मुतालबा किया जा रहा है, आम आवाम का भी और साफ़ी हज़रात की जानिब से, कि इनको शहीद डिक्लेयर किया जाए, ताकि इनकी फैमिली को जो मुराद हैं वो सारी मिल सकें और जो सिंध पुलिस का मोराल है वो और ऊँचा हो। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।